अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग बात कर रहे थे स्पॉट फिक्सिंग पर, उनसे जुड़े उन खिलाड़ियों पर जो आजकल इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, और आज भी ये सिलसिला रुका नहीं। बहुत से बयानात आज भी स्पॉट फिक्सिंग से मुतालिक सामने आए। लेकिन दीगर खेलों की अगर बात करें तो दीगर खेलों में से भी कुछ अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं। नेशनल गेम जो है हमारा हॉकी, उससे मुतालिक भी खबरें हमें मौसूल हुई। तो क्या खबरें थी, पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज़ जानी और इसी से रिलेट जो है आज की शो में गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो हॉकी पे भी बात करेंगे, फिक्सिंग पे भी बात करेंगे, और बड़ा ज़बरदस्त आज उन्होंने इंटरव्यू किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नसीम राजपूत साहब की। बड़े सीनियर हैं, हमारी रहनुमाई भी करते रहते हैं। नसीम साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। थैंक यू मोहसिन। वेलकम नसीम साहब। पहले कुछ नज़र डाल लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। नेशनल गेम, कौमी खेल जो है हमारा हॉकी, जो कि बदहाली का शिकार होता जा रहा है। आज उसके साबिक कोच ऑल्टमैन्स का एक बयान आया कि सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो रुकावट बनते हैं जूनियर्स खिलाड़ी की राह में। आप कैसा देखते हैं? मोहसिन, अगर हॉकी को आज हम जिस हाल में देख रहे हैं ना, उसमें किसी और का किरदार नहीं है, इसमें हॉकी के खिलाड़ियों का ही किरदार है। चाहे ओहदों की बंदरबाट हो, वहाँ पर भी तमाम के तमाम हॉकी के खिलाड़ी पेश दिखाई देते हैं। जिसको नौकरी मिल जाती है वो चुप होकर बैठ जाता है, जिसको नौकरी नहीं मिलती वो जब तक नौकरी नहीं मिल जाए या फेडरेशन चेंज नहीं करा ले जब तक चीखता रहता है। रोलेंट ऑल्टेमेंस ने जो बात की, मैं आपको बताता हूँ, 2002 में पहली मरतबा रोलेंट ऑल्टेमेंस ने चार्ज संभाला था। बिल्कुल। और जब पहली मरतबा चार्ज संभाला लोरेंट ऑल्टेमेंस ने, तो उसके बाद जो है वो 2003 में एथेंस ओलंपिक्स हुए थे, 2004 में। तो मैं वो ओलंपिक्स कवर करने के लिए गया था एथेंस। वहाँ पे रोलेंट ऑल्टेमेंस कोच थे। उनकी कोचिंग का मेयार, उनका अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त था। ये हमारी आखिरी लौट थी जो कहीं कोई तगड़ी दिखाई देती थी। सुहेल अब्बास खेल रहे थे, अहमद आलम खेल रहे थे, काशिफ जवाद खेल रहे थे, ये उस टीम का हिस्सा थे। आप उसकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं कुछ बेहतर दिखाई दी थी। ऐसा नहीं था कि वो बेहतर नहीं रही हो। लेकिन हमारे यहाँ पे मसाइल क्या है कि हमारे फॉर्मर खिलाड़ी कहते हैं कि हमसे बेहतर किसने हॉकी खेली है। हमने 4 वर्ल्ड कप जीते हुए, 3 ओलंपिक्स जीते हुए, कई चैंपियंस ट्रॉफी, कई एशिया कप, कई एशियन गेम्स जीते हुए, तो वही रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं। मॉडर्न डे हॉकी में अगर हम रोलेंट ऑल्टेमेंस जैसे कोच को लेकर आए थे तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान हॉकी को पहुंच रहा था। और आप इंडिया की हॉकी देखें, रोलेंट ऑल्टेमेंस ने जाने के बाद इंडिया की हॉकी को कहां से कहां पहुंचा दिया। गो के उनके लोगों ने अपनी लीग को खड़ा किया, और लीग को खड़ा करने के बाद आज उनकी हॉकी हमसे काफ़ी आगे जा चुकी है। जिस तरह उनकी क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में अब फ़र्क दिखाई देता है, अगर कोई फ़र्क और दिखाई ना दे तो ये फ़र्क ज़रूर दिखाई देता है जो एतमाद का फ़र्क है। जब उनकी बॉडी लैंग्वेज जो ग्राउंड में दिखाई देती है वो हमारी दिखाई नहीं देती। हमने खुद हॉकी को तबाह किया है। और वाकई में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रोलेंट ऑल्टेमेंस गलत नहीं कह रहे कि सीनियर्स और जूनियर्स का फ़र्क ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। तारिक अजीज़ की अभी उन्होंने, मैं इंटरव्यू देख रहा था जो सलमान अकबर के साथ था रोलेंट ऑल्टेमेंस का, उसमें उन्होंने जो तारिक अजीज़ की बात की थी। तारिक अजीज़ ज़बरदस्त प्लेयर थे। मैं बात कर रहा हूँ, हम गए थे अल-कला ला रियाद पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के साथ। उस वक्त मौजूदा हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा कोच थे जूनियर हॉकी टीम के। पहले ये कहा जाता था कि सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो रुकावट बन रहे हैं या ओलंपियंस रुकावट बन रहे हैं, लेकिन आज नसीम राजपूत साहब का कहना यह है कि ऑल्टमैन्स के भारत जाने से वहाँ की हॉकी काफ़ी मजबूत हो गई और वो हमसे काफ़ी आगे निकल गए हैं। ऐसी गुफ्तगू में शामिल करेंगे एजाज चौधरी साहब को, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं हॉकी पे। एजाज चौधरी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कहेंगे आज ऑल्टमैन्स का जो बयान सामने आया है कि सीनियर जो हैं वो जूनियर्स की राह में रुकावट बने? इसमें कोई शक नहीं है, और ये सीनियर जूनियर्स का होता है फर्क। और उन्होंने तो मिसाल दे के भी कहा ना कि एक मैच में मैं देखा कि नदीम एंडी कप्तान थे जब ये 2003 और 2004 आपने बताया ना जिसमें वो ओलंपिक्स भी शामिल थी, तो नदीम एंडी कप्तान थे। कि मैंने देखा कि नदीम एंडी को पूरी तरह घेरा हुआ है, मतलब उनको कवर किया हुआ है कोई 4 प्लेयर्स ने, फिर भी क्योंकि उसने कहा तो जूनियर प्लेयर ने उसको पास दिया। और ये उन्होंने खुद ऑल्टमैन्स ने कहा है। इसके अलावा और भी लॉबीज होती हैं, मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स के हैं अगर प्लेयर, तो एक ही डिपार्टमेंट के, तो वो एक दूसरे को पास देने की करेंगे। तो ये बड़ी उन्होंने सही बात की है कि यहाँ जो लॉबीज है, और जैसा भी पहले वहीद साहब ने भी कहा है कि ये इसी तरह ऊपर है सिलेक्टर्स में, कोचेस,
जो पहले तनकीद कर रहे होते हैं पीएचएफ पे, और जब उनको कोई ओहदा मिल जाए, जैसा मंजूर जूनियर की मिसाल आपके सामने है सबसे बड़ी मौजूदा। अच्छा, एजाज चौधरी साहब, आप हॉकी के हवाले से स्टोरीज भी करते रहे, तो आपने एक स्टोरी की थी जिसमें कहा था कि 3 खिलाड़ियों के आपने नाम दिए थे जिन पर नज़र रखने का आपने कहा था, तो वो कौन थे 3 खिलाड़ी और उन पर फिर क्या हुआ था कि नज़र रखी गई थी उन पर? सॉरी, 3 खिलाड़ी, मैं आपका सवाल सही समझा नहीं। जो आपने स्टोरी, आप हॉकी से रिलेटेड स्टोरीज करते रहे, तो 3 खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया था कि उन पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नज़र रखनी चाहिए। 3 खिलाड़ियों पे जी, वो मैंने नहीं कहा, वो तो वैसे किसी प्लेयर ने कहा कि जी ये प्रॉमिसिंग है और ये आगे बढ़ के हो सकते हैं, ये वही अपनी चॉइस है। कोई ऐसा आजकल जो मैं बड़ा क्लोज रहा हूँ, देख रहा हूँ, कोई जिसको सही जो अपनी जो सच्चाई है कि कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग प्लेयर नजर नहीं आ रहा। जो सिस्टम इस तरह हो चुका है ना, जिस तरह जब उनके कुछ माली मामलात भी खराब थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से। अब माली मामला तो इनकी अपनी वजूहत से हुए ना, जितनी इनको ग्रांट मिली है पिछले कुछ सालों में, और जिस तरह इन्होंने ज़ाया की है। आप जाहिर शाह जो कि केपी के हॉकी के सरबराह हैं, और पीएचएफ की अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी और जो कांग्रेस है उसके मेंबर हैं, उन्होंने खुद इल्जाम लगाए हैं कि इनको 800 मिलियन से ज्यादा पैसे इन्होंने ज़ाया किए हैं एक वीडियो में। और उन्होंने इसमें चेक्स भी दिखाए हैं, जिस तरह एक चेक है 50 लाख का इफेक्टिव मीडिया के नाम पे। पीएचएफ आज तक नहीं पता कि वो इफेक्टिव मीडिया क्या है। ठीक है, लाखों और करोड़ों रुपए जो है वो ज़ाया किए गए। आपका बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। नसीम साहब, आपकी जानिब आऊँगा और यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप क्या कहेंगे इस हवाले से। रियाज पीरजादा साहब थे आईपीसी मिनिस्टर, और उन्होंने कराची में यही एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जिस वक्त आसिफ बाजवा इससे पहले सेक्रेटरी थे और कासिम ज़िया जब प्रेसिडेंट थे, तो 1 अरब 26 करोड़ रुपया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया गया था। इट्स नॉट अ जोक, इतनी बड़ी रकम आपने दी गई थी। उसके बाद ऑडिट होता रहा। एक तो हमारे यहाँ आते लोग सरकारी सरपरस्ती में आते हैं, और आसिफ बाजवा साहब के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी बड़ी सरकारी सतह पे बड़ी अच्छी जान पहचान है, जिसकी वजह से हालांकि वो खासे मैच्योर भी हो गए। लेकिन भाई पाकिस्तान में अब हॉकी जो है ना वो बैसाखी के तौर पे इस्तेमाल होती है। मैं अपने बेटे को हॉकी दिलाने के लिए गया था, मैंने कहा यार हॉकी तो दिखा दें, तो हॉकी वो ढूंढ के कहीं स्टोर से निकाल के लाए, और वो मुस्कुरा रहे थे कि हॉकी कौन खेलेगा। मैंने कहा, वो बच्चा कह रहा था, कहने के वो तो अब बैसाखी के लिए इस्तेमाल होती है। आपने देखा है किसी का पैर टूट जाए तो वो हॉकी लेके घूम रहा होता है अगर घर में स्टिक नहीं होती। हम यहाँ लेकर चले गए अपनी हॉकी को, और इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है। नसीम भाई, आपके शो ने तो हॉकी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भी भिजवाया था। अगर आप वो शो नहीं करते तो शायद वर्ल्ड कप भी ना खेल पाते लड़के। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो नदीम उमर साहब ने टीम को जो है वो स्पॉन्सर किया था उस वक्त, वरना ये तो हमारे खिलाड़ी उस वक्त हाथ पर पट्टियां बांध के जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे थे। इनके पास डेलीज देने के पैसे नहीं थे। राना साहब जो है वो उस वक्त कोच पाकिस्तान के सेक्रेटरी हुआ करते थे। लेकिन सलूट है नदीम उमर साहब जैसे लोगों के लिए कि उस वक्त वो मेरा प्रोग्राम देखने के बाद आए थे, और आने के बाद उन्होंने ये बात कही कि मैं स्पॉन्सर करूंगा, मेरा मुल्क बदनाम नहीं होना चाहिए। और आपने देखा था उस चैंपियंस ट्रॉफी में हमने किया था। हमने पहले इतने अरसे के बाद हमने जाके वहां पर सिल्वर मेडल जीता था। हमारी टीम फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन जब हमने सेमीफाइनल में भारत को हराया था उसके बाद जो एटीट्यूड हमारे खिलाड़ियों का था, हमने जिस तरह उनके क्राउड को जाके शर्टें उतार उतार के दिखा रहे थे कि देखो हमने क्या कर दिया, उसका नतीजा क्या हुआ। अगला पूरा दिन जब फाइनल खेला जाना था, हमारी पूरी मैनेजमेंट हाथ जोड़ के बैठी हुई थी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सामने कि भाई खुदा के वास्ते हमारे खिलाड़ियों को अलाउ कर दो। उन्होंने हमारे 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर को खेलने ही नहीं दिया, और हम फाइनल हार गए थे। वरना कितने अरसे के बाद जाके हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब होते, वो भी भुवनेश्वर भारत में। तो उसमें तो मैं अगर कहता हूं कि हम तो जाते ही नहीं अगर नदीम उमर साहब उस वक्त खड़े नहीं होते। सही। अच्छा, हॉकी और कौमी खेल की बात हो रही है, तो इससे जुड़े कौमी खेल में जो बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की जानिब से फ्लाइंग हॉर्स के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, समीउल्लाह साहब ने इस वक्त जी स्पोर्ट्स में हमें ज्वाइन किया। उनसे बात करना चाहूँगा, और समीउल्लाह साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑल्टमैन ने बयान दिया है कि सीनियर खिलाड़ी जो हैं जूनियर की राह में रुकावट बने पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी में, तो क्या कहेंगे आप? उनकी तो अपनी सोच बिल्कुल ठीक है। असल में कोई प्लानिंग नहीं थी। ऑल्टमैन को भी ठीक कहते हैं कि जो हमारे पुराने खिलाड़ी थे वो छोड़ नहीं रहे थे, नए खिलाड़ी हैं आ नहीं रहे थे, तो हम मुसलसल रिकॉल कर रहे थे। और खासतौर पे ख्वाजा जुनैद ने जब आके रिकॉल किए तो ये सब खिलाड़ी तकरीबन 10 से 12 साल पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके थे। उनमें कोई खास जिस तक करंट नहीं था, तो नए खिलाड़ी आजमाने चाहिए थे, और वही हुआ कि पुराने खिलाड़ियों के साथ भी वो रिजल्ट आया। उसके बाद
नए खिलाड़ियों के साथ भी वही रिजल्ट आया। अभी भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वो सब कुछ नहीं कर रही जो करना चाहिए। खैर अब तो बड़े हालात बुरे हैं, लेकिन इन 4 सालों में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई, कोई नंबर्स नहीं बढ़े, हमारी परफॉर्मेंस। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या नहीं कर रही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, क्या करना चाहिए उसको? देखिए, जो सबसे पहले तो वो ये रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है। जब फंड आता है तो वो पता नहीं पैसे कहाँ जाते हैं, जो कि सबूत है कि 2.5 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने दिए, तो पता नहीं चला कि कहाँ इन्होंने जो ड्यूज थे वो उस पर खर्च कर दिए। हालांकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उस वक्त भी कहा था कि आप अंडर 18 का कैंप लगाएं, हम स्पॉन्सर करेंगे, हम अपने पास रखेंगे और आप उनकी ग्रूमिंग करें। तो ये वो मौका था जब वो ग्रूमिंग करते अंडर 18 की। भले हम क्वालिफाई करें या ना करें, हमारा प्रोसेस ठीक होना चाहिए। हम अपने हमसाया मुल्क को देख लें, जब जैसे हम बात कर रहे थे कि उन्होंने 5वें नंबर को मेंटेन किया हुआ है पिछले 10 सालों से, उनकी रेटिंग वही है, रैंकिंग वही है। तो ये एक अगर ग्रूमिंग प्रोग्राम नहीं होगा तो पाकिस्तान का हाल ऐसे ही होगा, और इस किस्म के अगर लोग होंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का और भी हाल खराब होगा। और भी हाल खराब होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, वजीर आजम इमरान खान स्पोर्ट्समैन रहे हैं और कहा यह जा रहा था कि जब वो वजीर आजम बनेंगे तो स्पोर्ट्स के मामलात हल हो सकते हैं। तो नसीम भाई, आप क्या सवाल करना चाहेंगे? मोहसिन, ये अस्सलाम वालेकुम समी भाई, ग्रेट समी भाई। नसीम ठीक ठाक है, तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहसिन, ये वो शख्सियत है पाकिस्तान हॉकी की कि मैं जो बात कर रहा था कि ओहदों की बंदर बांटने, ये वाइड शख्सियत है कि इनके दरवाजे पे लोग आके चले गए, लेकिन ये किसी ऐसे अनासिर का हिस्सा नहीं बने जो हॉकी को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे थे। समी भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ कि पैसे का रोना, जो भी फेडरेशन आती है हमारी वो रो रही होती है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि हॉकी को नुकसान पहुंचाने में, माजरत के साथ मैंने आपको सबसे पहले अलहदा कर दिया, लेकिन हमारे ओलंपियंस का और हमारे हॉकी के खिलाड़ियों का सबसे बड़ा हाथ है। जब ओहदा मिल गया चुप होके बैठ गए, जहां ओहदा नहीं मिला वहां टांगे खींचना शुरू कर दी। इन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया। गो 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 गो, ये तो नारे हम सुन सुन के थक गए। बिल्कुल नसीम, आप भी रिपोर्टिंग करते रहते हो, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। याद है कि हम सब चाहते थे कि जी काबिल लोग आएं और हम उनके साथ काम करें। अब मुझे तो अजीब सा लगता है कि राना मुजाहिद के साथ इस्लाहुद्दीन काम कर रहा है, शनाज शेख काम कर रहा है, सलीम शवानी गोलकीपर काम कर रहा है, सईद खान काम कर रहा है, फिर वही आसिफ बाजवा, उनके साथ भी वही लोग काम कर रहे हैं। तो कम से कम हमारे ओलंपियन को ये तो देखना चाहिए कि आगे आदमी कौन है, कंट्रोवर्शियल है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, उसकी खिदमात क्या है, वो प्लेयर कैसा है। ये जरूरी नहीं है कि हर अच्छा खिलाड़ी अच्छा सेक्रेटरी भी हो या हर अच्छा सेक्रेटरी अच्छा खिलाड़ी भी हो, लेकिन बुर्दबार आदमी होना चाहिए। खासतौर पर जब मीटिंग में आप जाएं, आपने तो देखा कि वहाँ जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की मीटिंग, जैसे आप कह रहे थे, तो चैंपियंस ट्रॉफी में नदीम उमर साहब ने स्पॉन्सर की, तो अगर अच्छा बिहेव करते, कमांड होती उस वक्त शनाज शेख की खिलाड़ियों पर, तो ये मौका ना आता। तो उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमारे अच्छा समीउल्लाह साहब, अब इसका हल क्या है, क्या हल निकल सकता है? आप बतौर ओलंपियन क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, ये कोरोना गुजर जाए, अल्लाह करे, मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे, ये खत्म हो तो ये बैठ के अपना प्रोग्राम बनाए और कम से कम पैसों में ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद में कैंप लगाएं और सिर्फ अंडर 18 अंडर 19 के खिलाड़ी 50 जमा कर लें और ईमानदारी के साथ जमा कर लें। ये बिल्कुल ना करें कि लाइकिंग डिसलाइकिंग, और फिर पुराने खिलाड़ियों को बाइज्जत कह दें कि जी अब इसके बाद आपका कोई ना चांस नहीं है, नए खिलाड़ी ही खेलेंगे, तो पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि हम फौरन जीत जाएंगे, कम से कम 3-4 सालों में हम पहले 8 में आ सकते हैं। सही। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जैसे वज़ीर आज़म के आने से कहा ही जा रहा था कि स्पोर्ट्स में बेहतरी आएगी, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के आने के बाद से स्पोर्ट्स में कोई आपको बेहतरी दिखाई देती है? मैं तो बेशक हमेशा यही कहता हूँ कि इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ जब से ये वज़ीर आज़म आए हैं। सब टीमें डिसबैंड हो गई, खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, जो लोअर लेवल के खिलाड़ी थे वो रिक्शा चला रहा है, वो क्या कर रहा है, तो ये तो टीमें बिल्कुल बंद हो गई मेरे ख्याल में। और नहीं कुछ 1,500-2 हज़ार खिलाड़ी जो है मुख्तलिफ रैंक्स पे, मुख्तलिफ बैंक्स में, बाकी महकमों में निकल चुके हैं। ये बड़ी ज्यादती हुई। ये जब तक इन चीजों को हम ठीक नहीं करेंगे, वो सिस्टम जो वजीर आजम लाना चाह रहे हैं बेशक लेके आए, लेकिन इस सिस्टम को फिलहाल चलने दें। ये जब तक चलेगा तो उनको रोजगार मिलेगा और लोग काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक हादसा है जो एक स्पोर्ट्समैन से नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट की अगर बात करें तो शुएब अख्तर का एक बयान आया था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच कराने के लिए जो कोरोना वायरस से मुतासिरा शख्स हैं वो रकम उन पर खर्च की जाएगी। तो आप कुछ ऐसा समझते हैं कि हॉकी में भी इस तरीके से अगर कुछ हो जाए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच?
देखें, शोएब अख्तर ने तो जज्बाती स्टेटमेंट दी। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के कोई हालात नहीं है, भले कोरोना हो, भले कोई चीज हो, तो वो बिल्कुल नॉन स्पोर्टिव है। आप वहां देखें मुसलमानों को उन्होंने क्या हाल कर दिया है। हमें अपना सोचना चाहिए, हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। अल्लाह करे सब ठीक हो, हमारी रैंकिंग ठीक हो, हमारे ताल्लुकात ठीक हो, हमारे हालात ठीक हो, तो सब हमारे दोस्त हो जाएंगे। उनकी अपनी विशफुल थिंकिंग है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इस हुकूमत के साथ, जब जो मोदी हुकूमत है, मेरे ख्याल में आइंदा जब तक वो रहेंगे 1% भी चांस नहीं कि मैच ये पाकिस्तान भारत में तो खैर कहीं बाकी दुनिया के किसी हिस्से में भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान और भारत का तो मैच नहीं हो सकता और पूरी दुनिया ये अभी लॉकडाउन का शिकार है, तमाम तर खेल मुतासर हुए हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका समीउल्लाह साहब, आपने जी स्पोर्ट्स में हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया। इस वक्त वक्त है मुख्तसर ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे बात करेंगे फिक्सिंग स्कैंडल्स की और उनसे जुड़े तमाम तर खिलाड़ी की, और आज जो इंटरव्यू हुआ नसीम राजपूत साहब ने जो इंटरव्यू किया उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल हम कुछ बात कर रहे थे कौमी खेल हॉकी की, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं नसीम राजपूत साहब, उनसे बात करेंगे फिक्सिंग स्कैंडल्स जो कि कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि कौमी क्रिकेटर्स और उन पर लगे इल्ज़ामात की स्टोरीज सामने आ रही हैं। कल भी आकिब जावेद का एक बयान सामने आया। तो नसीम साहब, आपने आज इंटरव्यू किया तौक़ीर ज़िया साहब का, तो क्या समझते हैं, क्या उन्होंने और राज फाश किए, किन राजों से पर्दा उठाया? देखिए, बहुत सारी चीज़ें लेफ्टिनेंट जनरल तौक़ीर ज़िया साहब ने कही। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि नसीम, मैं 95% बता सकता हूँ, 5% नहीं बताऊँगा। उसके पीछे उन्होंने जो अवामिल दिए, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रूफ ये वो, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने ख़ुद भी क्रिकेट खेली है और अच्छी क्रिकेट खेला करते थे जनरल साहब, तो वो समझ भी जाते थे कि किसने क्या किया है क्या नहीं किया। लेकिन 2-3 चीज़ों को वो बहुत वाजे करके गए। देखें यार, आजकल मौसम जिस तरीके की वबा चली हुई है, बिल्कुल हो क्या रहा है, सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरी जानिब क्या कर रहा है, पेयर बनाए, आप स्पिनर के पेयर बनाए, आप किसके साथ बॉलिंग करना पसंद करेंगे, आप फास्ट बॉलिंग में किसके साथ बॉलिंग करना पसंद करेंगे। अरे यार, इधर मुल्क की बदनामी हो रही है, यहाँ किस तरह लिया जा रहा है। इस वक्त तमाम के तमाम क्रिकेटर्स जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के पास कोई प्रूफ दिखाई नहीं दे रहा, किसी एक के पास कोई प्रूफ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, कोई प्रूफ लेकर भी तो आ जाओ, बात करो कि देखो मेरे अच्छा, इस पर सबसे ज्यादा इल्जाम लगाए जा रहे हैं वसीम अकरम की अगर बात करूं तो वसीम अकरम का बयान सामने आया कि इनकी बातों पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दूंगा, जिस तरह पहले रहा उसी तरह पहले रहूंगा। और ये सब तमाम क्रिकेटर्स जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, ये सब दुकानें चमका रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस सवाल से? आप देखिए, और इसको ख़त्म होना चाहिए, कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। एक वसीम अकरम ही है। मेरा सवाल ये है कि इसमें सिर्फ एक वसीम अकरम है। अताउर रहमान का मैंने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया। अताउर रहमान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उन्होंने एफिडेविट लेकर जाते हैं आमिर सुहेल और राशिद लतीफ़। अरे भाई, आप भी तो साइन करो ना फिर एफिडेविट के ऊपर जो बयान दिया गया था, आप भी तो सामने आते ना। उसके अंदर अताउर रहमान को आगे कर दिया, फिर अताउर रहमान को वो बयान वापस लेना पड़ गया। यानी कि इतनी कंट्रोवर्सीज दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि एक क्रिकेटर ने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उसने कहा, कहने की कि कुछ लोग पहले खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। इसने बड़ी मज़ेदार बात की, कह रहे शायद इनको जो भी लोग हैं जिनकी भी मैं बात कर रहे हैं, देखे ना उस वक्त राशिद लतीफ़ और बासित अली 2 क्रिकेटर ऐसे थे कि जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। बासित अली का नाम भी हमने सुन लिया, अभी आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने भी कहा, और कय्यूम रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि इंतखाब आलम साहब ने रिपोर्ट की थी। तो जो आदमी रिटायरमेंट ले रहा है इस वजह से कि मैच फिक्सिंग हो रही है टीम के अंदर, आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको एक हवाला देता हूं मोहसिन। 1994 उस वक्त मैं मास कम्युनिकेशन में पढ़ रहा था, नया नया जर्नलिज्म में आया था। ऑस्ट्रेलियन टीम, ये उस वक्त की बात है जब टीम में मार्कवा वाला केस चला था, शेन वॉर्न वाला। आप कराची टेस्ट हो रहा था, आखिरी विकेट खेल रही थी इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद, और हमने वो 50 से ज़्यादा रन का टारगेट था जो अचीव कर लिया। मैं पहली सीरीज़ कवर कर रहा था, मैच जीते। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में एक अजीब सी बातें भी चल रही थी। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक रहा है, थोड़ी बहुत खेल लेता था, इसी वजह से हमने नवाज शरीफ साहब के साथ भी मैच खेला और बहुत सारी जगहों पर कराची के जर्नलिस्ट के साथ खेलने जाता था, तो मैं इनके थोड़ा करीब आ गया था, मज़हर अब्बास साहब और ये तमाम दीगर जर्नलिस्ट के। तो सिर्फ अपनी क्रिकेट की वजह से, लेकिन
ड्रेसिंग रूम में बात क्या हो रही है, पाकिस्तान जीतेगा या नहीं जीतेगा, टीम में की क्या बात हुई है, मार्कवा की क्या बात हुई है, और आखिर तक हम तशवीश में मुब्तला हैं। खैर आखिरी वो स्टंप मिस हो गया, इंजमाम का चौका हो गया और पाकिस्तान मैच जीत गया। हम सारे जर्नलिस्ट उसमें समी साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं पीसीबी के वो भी थे, वहीद खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट, हम लोग उतर के सारे नीचे भागे। जब गए तो अंदर जा रहे थे, मैं खासा यंग था, मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। तो उस वक्त फरिश्ते गेती असलम, ये वो खातून है कि अगर पाकिस्तान में किसी एक जर्नलिस्ट ने मैच फिक्सिंग के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है तो ये वो खातून है, फरिश्ते गेती असलम। मैं वो सीनियर, ऐसी सीनियर थी, उन्होंने एकदम कहा छोड़ो ही नहीं, ये भी जर्नलिस्ट है हमारे साथ। फिर मैं भी अंदर चला गया। ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल नया नया था कि वहाँ पे इंजमाम का इंटरव्यू किया हम लोगों ने। मैं आपको बताऊं, मैं वो जर्नलिस्ट हूं जिसने मलिक मोहम्मद कयूम इंक्वायरी कमीशन बैठ रहा है ये रिपोर्ट ब्रेक की थी। आप आरिफ अली खान अब्बासी साहब को मैं बहुत क्रेडिट देता हूं और मेरे कैरियर में उनका बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। आरिफ अली खान अब्बासी साहब, अगर हम शुरू से आ जाए तो अब्दुल हफीज़ कारदार साहब जिन्होंने डिपार्टमेंट बनाए, नूर खान साहब और उसके बाद आरिफ अली खान अब्बासी साहब। आज अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में पैसा दिखाई दे रहा है तो फिर वो आरिफ अली खान अब्बासी का बड़ा ब्रेन चाइल्ड है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जगमोहन डालमिया जो आईसीसी के प्रेसिडेंट होते थे, उनके कंधे पे ऐसे हाथ रख के बात करते, जग्गू। आज हमारे चेयरमैन जो है वो जगमोहन डालमिया से मिलने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पे उतरे थे, शहरयार साहब तो कितनी देर तो एयरपोर्ट पे बिठाया, फिर उसके बाद दो दिन तक वो घूमते रहे, उनसे इंडियन बोर्ड के ऑफिशियल नहीं मिल रहे थे। हमारी जो साख हुआ करती थी वो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, कौन कौन पाकिस्तान का विजिट नहीं किया करता था। और फिर इंग्लैंड से जो वर्ल्ड कप लेकर आए थे, पैसा वहां से आया था। और जिस अंदाज से उन्होंने डील किया था उस वक्त सलीम मलिक के मैटर को आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने, कई सारे भंडारी कमीशन बैठे थे। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त मैं भाई साहब के साथ बैठा हुआ था, उनके जो बयान आया उन्होंने कहा कि फिक्सिंग के जितने भी तमाम तर कड़ियां हैं वो भारत से मिलती हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अरे भाई, अभी आपने एक अपने जर्नलिस्ट का ट्वीट देखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो दिया था वो इस बुनियाद पे दिया था कि 3 मैच फिक्स होंगे, और सवाल किया था उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, इसका जवाब तो किसी ने नहीं दिया। आपने कड़िया, और फिर वो भारतीय कंपनी थी ये भी उन्होंने कहा था, उन्होंने उस मालिक का नाम भी बता दिया था कि जिसका ताल्लुक दिल्ली से था, 3 मैच फिक्स करने का मुआहदा किया था। भाई जवाब देना, मैंने तो नहीं देखा अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई जवाब। इधर खिलाड़ी बोले जा रहे हैं। देखिए जी, इंडिया, साउथ अफ्रीका, दुबई, सबको पता है कौन कहां पे बैठा हुआ है और वो हर जगह पे मौजूद हैं। उन्हें किस तरीके से काम लेना है। उमर अकमल से क्या दुबई में मिले थे, उमर अकमल से क्या वो जोहान्सबर्ग में मिले थे, उमर अकमल से तो लाहौर में मिले, कराची में मिले थे या लाहौर में मिले थे, जहां पर मैचेस हो रहे थे वहां पे मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्हें बैन किया गया था, कहीं बाहर तो नहीं मिले थे वो तो हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन चलता सिंडिकेट इंडिया से ही है, ये इसमें कोई शुबा नहीं है। तमाम की तमाम चीज़ें वहीं से दौड़ती हैं, वहीं से जो है वो रन होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट सबकी दिखाई देती है। आपने वसीम अकरम की बात की थी, एक वसीम अकरम नहीं है, सही, आप इसमें बहुत सारे लोग हैं। मैंने आपको बताया ना, एक क्रिकेटर ने कही, मैं अभी उनका नाम कोड नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने इस तरीके की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई जिसको पैसा पूरा नहीं मिला वो चीखना शुरू हो गया, जिसको पैसा मिल गया पूरा वो चुप हो गया। धड़ेबंदियां के बन गई। अभी देखे ना, आमिर सुहेल साहब का मैं एक टेलीविजन पे इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सलीम मलिक साहब जो है वो नॉकिंग कर रहे थे तो एक शॉट मारा, गेंद उनके नाक के पास से गई और उन्होंने कहा कि कप्तान जी क्या मेरी नाक तोड़ोगे? तो सलीम मलिक ने कहा हाँ मैं तेरा सर भी तोड़ दूंगा कि तुम मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो। यानी कि सलीम मलिक जिन पे लाइव बैन लगा वो आमिर सुहेल पे शक का इजहार कर रहे हैं। फिर आमिर सुहेल साहब ने इससे आगे कहा कि साउथ अफ्रीका के टूर पे उन्होंने सलीम मलिक से कहा कि कप्तान जी ये क्या हो रहा है टीम के साथ? उन्होंने कहा तुम नहीं देख रहे हो, एक धड़ा बना लिया है वसीम अकरम ने, एक धड़ा बना लिया है वकार यूनुस ने, और ये मिलके खेल रहे हैं, तो फिर भाई मैं क्या करूं? तो भाई ऐसा लगता है इसमें कोई बचा हुआ दिखाई नहीं देता, कोई बचा हुआ दिखाई नहीं देता। जिसमें तौकीर साहब ने कहा कि एजाज यूसुफ साहब 3 खिलाड़ियों के नाम दिए थे। साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, जनरल साहब एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने जो ये बात कही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक शट अप कॉल देनी चाहिए कि अगर किसी के पास प्रूफ नहीं है तो फिर चुप होके बैठ जाओ, मुल्क की बदनामी ना कराओ। ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हो मुल्क को। हर आदमी जो है वो अपना एजेंडा लेके घूम रहा है। ऐसा लग रहा है ये पीटीआई और नून लीग की लड़ाई चल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा होता है, कोई इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं जो क्रिकेटर्स या साथ खड़े हुए, बाकी सारे दूसरे जो है वो उनके अगेंस्ट बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। भाई खामोश हो जाओ, या तो प्रूफ लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ। यही देख रहे हैं कि प्रूफ नहीं है लेकिन इल्जामात पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं।
आप देखें ना मोहसिन, किस मुल्क में लग रहे हैं, आप जरा उठा के देखें किस मुल्क के खिलाड़ियों पे इल्जामात नहीं लगे। क्या शेन वॉर्न टीम में और मार्क वा का वाकया आपने दोबारा सुना? क्या निकी बोए का वाकया आपने दोबारा सुना? क्या हर्षल गिब्स का वाकया आपने दोबारा सुना? अजहरुद्दीन क्लियर होने के बाद पॉलिटिशियन भी बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट में तो हम सुनते ही जा रहे हैं, बार-बार सुनते जा रहे हैं। उमर अकमल का भी दूसरी दफा हमने मामला देखा कि वो दोबारा पकड़े गए फिक्सिंग में। उमर अकमल फिर 3 साल की दोबारा सजा उनको हुई। शर्जील खान का पहले पकड़े गए, अब उनको वापस लाने की बातें हो रही हैं। देखो भाई, मैं एक बात बताऊं, जब तक लॉ नहीं बनेगा, एक बाकायदा लॉ, हम सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते आए कि कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। भाई कानून बनाओ, और कानून फिर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सख्त सज़ा हो, ऐसी सज़ा हो जो दूसरे के लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल बने कि आपने जो ये सज़ा दी है इसकी वजह से ये एक मिसाल बनी है, ताकि कहीं ना कहीं डरें। और जनरल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में या दुनिया में स्पॉट फिक्सिंग रुक ही नहीं सकती। मैच फिक्सिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है, स्पॉट फिक्सिंग नहीं रुक सकती, क्योंकि इसके लिए किसी सिंडिकेट या माफिया की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इंडिविजुअल पर्सन जो है वो काम कर रहा होता है। उन्होंने कहा कि आपने टेंटेड लोग जो है वो अपने ड्रेसिंग रूम में बिठाए हुए हैं, वो लेक्चर भी दे रहे होते हैं। मैं सिर्फ एक वसीम अकरम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक वसीम अकरम ही है, सिर्फ वसीम अकरम का रोना रोया जा रहा होता है। वकार यूनुस का नाम नहीं था जिसको आपने बॉलिंग कोच लगाया हुआ है। इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर अभी आपके रिसेंट पास में रहे थे, वो नाम नहीं देखा था हमने? क्या इनके ऊपर जुर्माने नहीं हुए थे? एक वसीम अकरम ही क्यों? कुछ दिन कबल साजिद खान साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे शो में मौजूद थे, वो एजाज अहमद और मुश्ताक अहमद का नाम भी कह रहे थे कि हो सकता है अगर कुछ दिनों में आगे एजाज अहमद और मुश्ताक का नाम भी सामने आ सकता है। जनाब, जस्टिस एजाज यूसुफ ने 3 खिलाड़ियों को, उनकी खैर कमीशन ख़त्म हो गया था क्योंकि उनके पास जुडिशनल पावर नहीं था, ये जनरल तौकीर ज़िया साहब ने ही कल बताया। उन्होंने 3 आदमियों पे नज़र रखने का कहा था, उसमें एजाज अहमद, सलीम मलिक और मुश्ताक अहमद का नाम था। तो आप किसका नाम लोगे भाई? यहाँ पर तो आप जिसका नाम लोगे उसी को शक की निगाह से देखा जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस दौर की क्रिकेट जो है वो जिस अंदाज से खेली गई थी। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का फुकदान रहा। उसके बाद मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऐसे चेयरमैन को भी जानता हूं, पहली मरतबा वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए गए थे और पौने घंटा लेट पहुंचे थे। वहाँ सुभान अहमद साहब उस वक्त चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते थे और समीउल हसन साहब उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मीडिया मैनेजर थे, और मैं तीसरा आदमी मैं खड़ा हुआ था और मेरा कैमरामैन खड़ा हुआ था। हम वहाँ खड़े होकर उन चेयरमैन का इंतजार कर रहे थे और सुभान बार बार कॉल मिला रहे हैं, सर आप आ जाएं, मीटिंग में आपका इंतजार हो रहा है, मीटिंग में आपका इंतजार हो रहा है। वो एक बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे। उन्होंने कहा भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ। वो बार बार कह रहे हैं मुझे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एकेडमी में पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है कि जहाँ पे वो इजलास हो रहा था, जो आईसीसी का ऑफिस था। पौने घंटा लेट पहुंचे थे। क्या हमें कौन सीरियस लेगा वहाँ पे? बिल्कुल हमें सीरियस कौन लेगा? और मैं, वो नजम सेठी साहब नहीं है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारी चीज़ें शायद जहन में ये है कि वो नजम सेठी साहब नहीं है, वो पौने घंटा लेट पहुंचे। अब जब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में पौने घंटा लेट पहुंच रहा होगा तो फिर कौन सीरियस लेगा? आप मुझे बताओ। फिर वही अंजाम होगा कि आपको साइड में रख देते हैं। सेकंड टियर की आपको क्रिकेट मिलती हुई दिखाई दे रही है, खेल लो बांग्लादेश से, श्रीलंका से, वेस्ट इंडीज से, ना आपसे आपको 3 साल में एक इंग्लैंड से सीरीज मिलती है, 3 साल में एक ऑस्ट्रेलिया से सीरीज मिलती है। इंडिया तो आपको खेलना ही नहीं चाहता। चले वो पॉलिटिकल वजह है, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये आपको इतनी कम क्रिकेट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी साख गवा दी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। और अब आप ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, ये एहसान मानी साहब चेयरमैन जो दिखाई दे रहे हैं, इनको इंटरनेशनल क्रिकेट की लाइमलाइट में लाया कौन था? आरिफ अली खान अब्बासी लाए थे जब इनको कमर्शियल फाइनेंस के अंदर लगाया था इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल में, वहां से वो इसका हिस्सा रहे थे। लेकिन अभी तो उन्होंने काफी सारी सीरीज करा ली। पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम आ गई, T20 खेला, टेस्ट मैच खेला, फिर PSL करा लिया एहसान मानी साहब ने। अरे यार, ये PSL किसने कराया है? PSL पाकिस्तान में पहली मर्तबा नजम सेठी साहब लेकर आए। ये रास्ता तो उन्होंने दिखाया था। टूर्नामेंट की बात आप अगर टेस्ट सीरीज की पूरा टूर्नामेंट तो जनाब ये इमरान खान साहब ने कराया है। अगर इमरान खान साहब नहीं कहते ना कि जिस वक्त 4th एडिशन जारी था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि आइंदा साल पूरी PSL पाकिस्तान में होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर एहसान मानी की जगह कोई भी चेयरमैन होता तो पाकिस्तान सुपर लीग जो है पाकिस्तान में ही होती? जी
जी, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर था, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे इन्होंने वो काम कर दिए कि जो होने नहीं चाहिए थे। इस वक्त इंटरनेशनल आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कर क्या रहा है? वो चींची चला रहा है, वो बाइकिया बना हुआ है, वो जो है वो सुजुकी चला रहा है, लोडर बना हुआ है। वो ये हाल आपने किया हुआ है और आप कर क्या रहे हैं? सुने, आप खैरात किस नाम पे दे रहे हैं आप? ये जो अभी पहले तो मैंने आपको बताया ना कि एक तरफ इल्जाम तराशियां हो रही हैं, मुल्क बदनाम हो रहा है और आप पेयर बनवा रहे हैं, स्पिनर का पेयर बनाए जनाब। आप होते तो किस स्पिनर के साथ गेंद करते? आप होते तो किस फास्ट बॉलर के साथ गेंद करते? वो अभी और क्या करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फारी औकात में ही कर सकते हैं। आप एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा, ये मेरे से निकल जाएगी। फर्स्ट क्लास जो उन्होंने बात कही कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25,000 रुपए देंगे ईद बोनस, अंपायर को देंगे आप और ऑफिशियल मैच ऑफिशियल को देंगे 15,000 और 10,000 रुपए देंगे आप ग्राउंड स्टाफ को। आप खैरात दे रहे हो। 80,000 रुपए उसकी तनख्वाह होती थी, उसका घर चलता था जो बाइकिया बना हुआ है। आप ईद के ऊपर उसको 25,000 रुपए दे रहे हो। इससे तो एक इंडिविजुअल पर्सन वो अच्छे पैसे दे देता है। आप इतना बड़ा इदारा लेके चल रहे हो। सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तनख्वाहें कम कर ली, हमारा क्रिकेट बोर्ड कम नहीं करेगा। हमारे पास बहुत पैसा है। हम जो है वो वसीम खान को जो इंपोर्ट करके लेकर आए यहाँ पे, उसको पूरे पैसे देंगे जी। 30 लाख रुपए लेके जाएंगे, 26 लाख लेके जाएंगे। मिसबा के पैसे उतने ही कुछ लोगों को इंपोर्ट किया और कुछ लोगों को हमने वापसी भेजा भी। रिसेंटली अगर बात करें हारून रशीद साहब को वापसी भेजा गया है, तो आप समझते हैं कि डोमेस्टिक निज़ाम फेल होने की वजह सारा जो मलबा हारून रशीद पे डाल दिया गया? देखिए, हारून रशीद साहब एक यस मैन थे। हारून रशीद साहब को जो कहा जाता था वो कर देते। वो ड्राफ्टिंग के थोड़े से माहिर थे। बाकी हमारे यहाँ तो माशाल्लाह ड्राफ्टिंग भी नहीं समझते थे बहुत सारे लोग। वो थोड़ी ड्राफ्टिंग समझते थे तो बाकी उनको रखना भी पड़ता था साथ में। आप जनाबे अली, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने के लिए अब कुछ ऐसे लोगों को, यंग लोगों को लेकर आओ कि जिनका इसमें एक्सपीरियंस दिखाई देता है। और फॉर गॉड से अब एक सबसे पहले तो ये जो फिक्सिंग का लफ्ज़ है ना, अपनी क्रिकेट से अलहदा करो। आने वाला बच्चा क्या पैगाम ले रहा होगा? 90s की क्रिकेट, हर खिलाड़ी हीरो है। आमिर सुहेल, सईद अनवर, वसीम अकरम, आकिब जावेद, वकार यूनुस, सारे हीरो हैं। सलीम मलिक, एजाज अहमद, मुश्ताक अहमद, कौन हीरो नहीं है? सारे हीरो हैं। सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबके ऊपर कीचड़ उछलती हुई दिखाई दे रही है। तमाम हीरोज ही एक दूसरे पर इल्जाम दिखाई दे रहे हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज भी हमने देखा कि जनरल तौक़ीर साहब ने काफ़ी इल्जामात पे पर्दा हटाया और इस वक्त ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहेगी। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल जज्बाती गुफ्तगू चल रही थी नसीम राजपूत के साथ हमारी। और नसीम साहब, एक सवाल और करना चाहूँगा कि बहुत से क्रिकेटर्स जो कि इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स सज़ाओं का मुतालबा कर रहे हैं। जैसे जावेद मियादाद की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि तमाम फिक्सर्स को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और जुल्करनैन हैदर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उमर अकमल पर 3 साल की सज़ा कम है, उनकी जायदाद जब्त करनी चाहिए और ताहयात पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले जावेद मियादाद साहब इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। उनका दिल अंदर से तकलीफ में होता होगा। उन्होंने, इमरान खान साहब ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है और उन्होंने जो पौधा लगाया था, इतने सारे नाम जो दिखाई दे रहे हैं, ये उनके तैयार किए हुए हैं, जिनके ऊपर कीचड़ उछल रही होती है, जिनके नाम जो है वो बदनाम हो रहे होते हैं, जिनके ऊपर फिक्सिंग के इल्ज़ामात लग रहे होते हैं, ये उनके लगाए हुए पौधे हैं। ये तो इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का हर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। जावेद मियादाद साहब अगर फांसी की बात कर रहे हैं तो ये उनके अंदर की तकलीफ़ है कि भाई इस मुल्क का नाम बदनाम ना करो। और यहाँ मैं इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि इमरान खान साहब, आप वज़ीर आज़म हैं और ये सारे आपके लगाए हुए पौधे हैं, ये सारे बच्चे तो आपके हैं, ये इनको तो आपने अपनी गोद में पाला हुआ है। जो आप इतने बड़े बड़े नाम बने थे, आप और जावेद मियादादी तो थे जो 92 वर्ल्ड कप के अंदर इन लोगों को लेके चले थे। इनमें थोड़े से वसीम अकरम सीनियर थे या सलीम मलिक सीनियर थे, बाकी तो सारे के सारे जूनियर थे। अब अगर वो देख रहे होते हैं तो फिर शायद मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ इमरान खान साहब जितने दयानतदार इंसान हैं और जिस दयानतदारी से उन्होंने क्रिकेट खेली, अल्लाह ने उन्हें रिवार्ड भी दिया वर्ल्ड कप की सूरत में। उन्होंने शौकत खानम भी बना दिया, निमल यूनिवर्सिटी भी बना दिया, आज मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान साहब, इसमें आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई और स्टैंड नहीं लेगा। आप वंस फॉर ऑल आप सबको बुला के बोलो भाई किसके पास क्या प्रूफ है, लाओ मेरे सामने ला के रखो, प्रूफ क्या है किसके पास। बोले ना, बहुत सारे लोग, कोई आके एक शोशा छोड़ के चला जाता है, मेरे पास बहुत कुछ है। अबे भाई है तो दो तो सही ना, कहाँ पे है? दो कम से कम सामने तो लेकर आओ। हमें भी मीडिया को मसाला चाहिए होता है, हम भी धमाधम जो है वो चला रहे होते हैं, हम क्या करेंगे, हमें भी मसाला दरकार है।
लेकिन ऐसा मसाला नहीं होना चाहिए जो मेरे मुल्क की बदनामी का सबब बने। और अब प्राइम मिनिस्टर अब कोई और तो नहीं है, आप खुद इमरान खान साहब आप हो, आप ही के बच्चों पे इल्जामात लग रहे हैं, आप ही के बच्चे एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, तो आप लेकिन अभी कहा ही जाता है कि मुल्क की सूरत हाल भी काफी खराब है, जिस वजह से इमरान खान साहब उन मसलों में उलझे हुए हैं और ये मसले अभी पीछे हैं। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल बिजी हैं, उनके पास बहुत लेकिन इमरान खान साहब आप कम से कम कहीं ना कहीं तो देख ही रहे होंगे कि हो क्या रहा है। एटलीस्ट ये जो एहसान मानी साहब और इंपोर्ट करके आप चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को लाएं, इनके थ्रू स्टेटमेंट निकलवा दो कि भाई वंस फॉर ऑल अगर है स्टेटमेंट तो लाओ हमारे पास और सामने रखो, वरना चुप होके बैठ जाओ। आप आवाज ना निकालो, बदनामी ना करो। वसीम अकरम जैसा खिलाड़ी सदियों में नहीं आया, इसमें कोई शुबा नहीं है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो। पाकिस्तान क्या दुनिया में ऐसा प्लेयर नहीं आया, लेकिन उन पे इल्जामात जितने शदीद नौयत के हैं, आप हैरान हो जाएंगे भैया वसीम अकरम साहब ने करा क्या है। भाई वसीम अकरम ने किया है तो लाओ तो सही ना, चीजें सामने लेकर आओ। मलिक मोहम्मद कयूम कमीशन वो भी जो है ये बात कहते हैं कि मैं वसीम अकरम के लिए थोड़ा सा लीनियंट, के मैं भी उनका बड़ा फैन था, वो भी अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं। आप जिस जज को लगा रहे हैं वो जज अपनी रिपोर्ट के अंदर अगर ये बात लिख रहा है कि मैंने वसीम अकरम के साथ थोड़ा लीनियंट रवैया रखा, और अताउर रहमान साहब जो है वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर गए, उसके पीछे क्या अवामिल थे ये भी जानना चाहिए। हमारे यहाँ पर कुछ जुल्करनैन हैदर का मैंने आपसे सवाल किया था कि उन्होंने उमर अकमल के हवाले से एक बयान दिया था कि जायदाद जब्त होनी चाहिए। देखिए वो भी एक पता नहीं कोई डाइसी किस्म के कैरेक्टर लगते हैं मुझे जुल्करनैन हैदर। मैं उस वक्त दुबई में था जिस वक्त वो टीम को छोड़ के इंग्लैंड चले गए थे। अब कहते हैं मैं डर गया था, मैं बच्चा था। भाई अब कैसे बड़े हो गए आप, अब तो आपकी क्रिकेट भी तकरीबन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, आप क्यों आप इतनी आवाजें निकाल रहे हैं। जुल्करनैन हैदर ने इससे पहले वैसे आप वहीं थे, आप उस पे मौजूद थे, तो वो किससे डर के भागे थे? देखिए ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि वो किससे डर के भागे थे। उस वक्त इंतहा वाला मैनेजर थे। मैं बताता हूँ आपको बड़ा मज़ेदार सीन। मैं सुबह ये खबर आई, हमारे साथी रिपोर्टर सुहेल इमरान ने ये खबर ब्रेक की थी, तो एक हलचल मच गई। हमारे पास भी फ़ोन आया, हम दुबई में थे कि भाई वो ऐसे जुल्करनैन गायब हो गए, ज़रा आप पहुँचे। तो टीम निकली नहीं थी। मैं भी पहुँचा दुबई में, टीम होटल पहुँचा तो खिलाड़ी आके बैठ रहे थे बस में। अब मैंने कहा, मैं खड़ा हो गया वहाँ पे, तो इंतखाब आलम कहने लगे आज यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ग्राउंड नहीं गए। तो मैंने कहा इंतखाब साहब आज ऐसे ही मैंने कहा कि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं तो आज ये भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो वहाँ पर जो है ना वो सब आके बैठ गए। भाई मैंने कहा वो जुल्करनैन नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा जुल्करनैन को बुलाओ। तो उस वक्त एक आफरीदी लाइजन अफसर होते थे, तो वो लाइजन अफसर जो है वो फिर भागे अंदर जाके ना ड्रामा करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद फिर वो आए, कहने लगे सर, वो कहने लगे अच्छा तो उसको बोला यार तुम गाड़ी पकड़ के आ जाना। मैंने कहा भाई आप उसको लेकर तो जाए ना, उस पर तो जुर्माना हो जाएगा बेचारे को। हमारे तो अगर टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेगा तो उस पर तो जुर्माना हो जाएगा, साथ लेके जाए ना इंती भाई। कहने लगे यार अब आ नहीं रहा तो फिर वो आ जाएगा। अच्छा उसके बाद मज़ेदार सीन क्या हुआ, हमें फिर भी कंफर्म नहीं था, खबर तो आ गई थी कि जुल्करनैन गायब हो गए। वो जो आफरीदी लाइजन अफसर थे वो गए जुल्करनैन के कमरे में, और मैं भी इत्तेफाक से उनके साथ साथ चला गया। बड़े वहाँ पे भी सिक्योरिटी लगी हुई थी। खैर वो उनके साथ साथ मैं जुल्करनैन के कमरे में गया, मैंने देखा उनका सारा सामान अमान उनके कमरे में बिखरा पड़ा हुआ है, जुल्करनैन साहब गायब है। अब कंफर्म हो गया जी जुल्करनैन गायब हो गए। उसके थोड़ी देर के बाद खबर आई वो तो लंदन के हेथरो एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो पाए गए, और उसके बाद वो लंदन पहुँच गए। डरने के बाद वो उधर भाग गए। भाई डर गए थे तो तुम लंदन क्यों गए, तुम पाकिस्तान जाते, अपने घर पे जाके बैठते, वहाँ पे जाके स्टेटमेंट देते। तुमने लंदन में जाके क्या मैच भी था पाकिस्तान का? जी पाकिस्तान का मैच था। पाकिस्तान टीम, मैं बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान टीम मैच खेलने दुबई स्टेडियम जा रही थी उस वक्त, और इंतखाब आलम मैं दरवाजे पे टीम की बस के बाहर खड़ा हूँ, कैमरा हमने ऑन किया हुआ है। वो हमने पूरी वीडियो चलाई थी उस वक्त अपने चैनल के ऊपर कि इसमें जुल्करनैन हैदर नहीं है। फिर जुल्करनैन हैदर चले गए। तो जुल्करनैन हैदर साहब आपने डरने के बाद क्या किया। भाई आकिब जावेद ने कल भी एक बात कही ना कि उनको भी धमकी दी गई थी, मैं आपकी बोटी बोटी कर देंगे अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। कहने का मकसद है आपने, और फिर आप आज वो बात कर रहे हैं कि उस इंक्वायरी कमीशन को पूरी तरीके से वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई। तो भाई अगर आपके पास आज भी प्रूफ मौजूद हैं तो फिर आके आप खुल के बात करो, उस मैच के अंदर फलां चीज़ हुई थी। लेकिन देखें प्रूफ ये इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा अवेलेबल तो वंस फॉर ऑल चुप हो जाओ और एक कानून बना दो। इमरान खान साहब कम से कम एटलीस्ट इनको शटअप कॉल देने के बाद एक कानून तो बनाया जा सकता है ना पार्लियामेंट के थ्रू कि अब अगर कोई इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगा तो उसकी सज़ा ये होगी। ठीक है वो अब क्रिकेट में दिखाई नहीं देगा, उसको 10 साल 20 साल जो लोग कह रहे हैं कि सज़ा होगी, वो उसको जेल भी भेजेंगे, जेल भी भेजेंगे। नसीम साहब ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप समझते हैं कि ये सिलसिला जो इल्ज़ामात का मौसम शुरू हुआ है, स्पॉट फिक्सिंग नहीं रुक सकती।
जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इल्ज़ामात जो हैं ये कब तक आप समझते हैं कि रुकेंगे, या फिर इनमें कोई और नाम भी सामने आ सकते हैं? नए नए नाम सामने आते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, यहाँ पर नई नई चीज़ें सामने आती रहेंगी। कल मैं भी एक वीडियो जारी करूंगा, उसके अंदर कोई और नाम भी आपके सामने पेश करूंगा। तो फिर मेरा ख्याल है जब तक इमरान खान साहब एक्शन नहीं लेंगे तो ये सिलसिला उस वक्त तक थमेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो खामोश तमाशाई बना है, सब देख रहा है। देखिए, खामोश तमाशाई बना हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप खैरात के तौर पे जो है वो पैसे, इतने से पैसे दे रहे हो यार। आप 1.25 करोड़ रुपया देते हो वजीर आजम के फंड के अंदर, आप 4 आदमियों की तनख्वाह हो जाती है 1 महीने की इतनी, और आप कहते हो कि हम इनकी तनख्वाहें कम नहीं करेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड दिवालिया हो गया, वो कर्ज मांगता फिर रहा है अपने बैंक से। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बोनस रोक दी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का अपना हाल खराब है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि मैं आपकी क्रिकेट कैसे कराऊंगा। हम तनख्वाह कम नहीं करेंगे, हम तनख्वाह कम नहीं करेंगे। और हम तनख्वाह दे कितनी रहे? वजीर आजम हमारा 1,90,000 रुपए लेता है अपनी तनख्वाह, और हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या हेड कोच वो 30-30 लाख रुपए ले रहे हैं। अरे भाई, ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम? अगर आपके पास इतना पैसा है तो दो ना यहाँ पे गरीबों के लिए, जिनके लिए राशन तकसीम हो रहा है। शाहिद खान अफरीदी काम कर रहा है, रोमान रईस काम कर रहा है, सुहेल तनवीर काम कर रहा है, अजहर अली अपना बैट बेच रहा है, खिलाड़ी अपने बैट बेच रहे हैं। चाहूंगा कि सलीम मलिक की वापसी आपको नजर आ रही है क्रिकेट बोर्ड में? मुझे सलीम मलिक की वापसी क्रिकेट बोर्ड में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अगर उस दौर की क्रिकेट के बहुत सारे लोगों को आप जो है वो जिन पे इल्ज़ामात हैं वो क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है, तो वाई नॉट सलीम मलिक? अब सलीम मलिक को एटलीस्ट मैं जनरल साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ। हो सकता है शायद ये क्रिकेट बोर्ड इतनी जुर्रत नहीं कर सके कि उन्हें क्रिकेट बोर्ड में नौकरी दे, क्योंकि जैसे अभी आपने बात कही थी कि हारून रशीद चले गए, मुदस्सर नज़र चले गए, अली ज़िया चले गए, अब इनकी जगह पे हो सकता है सलीम मलिक को ये दिखाई दे रहा हो कि मैं शायद इस जगह पे एडजस्ट हो जाऊंगा। मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, हमारे साथ मौजूद थे, अपना कीमती वक्त आपने निकाला और बड़े मज़े की बातें आपसे डिस्कस हुई, क्योंकि इन तमाम तर मामला खुद कवर भी किया और आपके आंखों के सामने तमाम तर सिलसिले होते रहे। हमने कोशिश की कि आज फिक्सिंग से हट के कौमी खेल हॉकी या दीगर खेलों की जानिब भी आपको उनसे भी ख़बरें मौसूल करें, आपको उनसे ख़बरें दें। अब उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते जब हम जी स्पोर्ट्स में वापस आएंगे तो ये मामला, जो फिक्सिंग का मामला है, ये हल हो चुका होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।